10th हाउस में मंगल है, तो ऐसे में जातक की फील्ड क्या हो सकती है? मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति हमेशा राजा के अंडर रहता है। और दूसरा क्या है? अग्रेसिव प्लैनेट है मंगल। तो ऐसे में जातक आर्मी में हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं। लगन, लग्नेश, 10th लॉर्ड, जिस भी जातक में ये पांचों कॉम्बिनेशंस अगर पॉजिटिव साइड हैं, कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो अपने आप को ब्लेस्ड माने, क्योंकि कन्या राशि में एक अद्भुत कला होती है। कन्या राशि में जितने भी प्लैनेट कोई भी बैठा हो, उनके पास एक अलग एनर्जी होती है जातक को आगे बढ़ाने की। 2026 किन राशियों के लिए एक अच्छा साल साबित हो सकता है? 3 राशियां जिनका टाइम अच्छा रहने वाला है। एक तो आपकी जितनी फैमिली बड़ी है ना, आप उतने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। तो ये रिश्ते भी हम कहते हैं ना कि भगवान के हम खुद चुनते हैं। 2nd हाउस जो हमारे धन को दिखाता है और 10th हाउस हमारे कर्म को दिखाता है। तो 10th हाउस को अगर हम लग्न बनाएं तो 10th हाउस का 5th हाउस जो है 2nd हाउस बनेगा। तो कहीं ना कहीं धन और कर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो 2026 में आपकी करियर ग्रोथ को इफेक्ट करने वाली हैं। कब आपको जॉब स्विच करनी है, कब आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कब आपको करियर में आगे बढ़ना है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी, जो अपने एस्ट्रोलॉजी के गहरे ज्ञान से हमें इन सब टॉपिक्स के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं सर का और उन्हीं से जानते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्ते सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम। तो सर, जैसे कि मैंने बात करी कि हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज बात करने वाले हैं जो 2026 में करियर को लेके, बिजनेस को लेकर लोगों के होने वाले हैं। ठीक है। तो सर, हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमारे करियर और ग्रोथ को कुंडली में कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो निभाते हैं वो है लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड, D10, मकर राशि, 10th हाउस और 10th लॉर्ड, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमारे करियर को दिखाते हैं। देखिए, लग्न इसलिए, लग्न क्या होता है? हमारी बॉडी। अच्छा, ठीक है। तो हम उस काम को करने में कितने फुर्तीले हैं, कितना पराक्रम हमारे अंदर है, लग्न उसे दिखाता है। लग्न लॉर्ड की पोजीशन हमें ये बताती है कि वो कितने अच्छे प्लैनेट से दृष्ट है, कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो कितनी पॉजिटिव है। ठीक है, लग्न लॉर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं D10 चार्ट पे। D10 चार्ट जो होता है वो करियर का चार्ट होता है, हमारी सक्सेस का चार्ट होता है। तो इसलिए D10 चार्ट को देखना चाहिए। अब करते हैं बात 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस जो है कर्म स्थान है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में सभी प्लैनेट्स को उनकी मूल त्रिकोण राशि में बिठा दें तो किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट जो है 10th हाउस पे नहीं आता, तो उसे हम फ्री विल का हाउस भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, तो हम कर्म करने के लिए कितने केपेबल है। कोई ऐसा प्लैनेट तो नहीं, कोई दुष्प्लैनेट तो नहीं जो हमारे 10th हाउस को एफ्लिक्ट कर रहा हो। तो इसलिए 10th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। अब 10th हाउस जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही उसका लॉर्ड इंपॉर्टेंट है, कि उसका स्वामी कौन से प्लैनेट से, कौन से भाव के स्वामी से युति बना के बैठा है। ठीक है, तो ये 2 प्लैनेट इसलिए हो गए। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि अगर हम काल पुरुष के चार्ट में देखें तो 10th हाउस में मकर राशि आती है। तो इसलिए भी देखिए, कोई भी जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो एक तो जातक का जो लग्न है उससे कुंडली देखते हैं। सेकंड, हम काल पुरुष के लग्न के हिसाब से जातक की कुंडली को रिप्लेस करते हैं कि इस प्रकृति की जो ऊर्जा हमें मिल रही है उससे इस जातक का कितना रिलेशन है। अच्छा। तो इसलिए हम उसे भी चेक करते हैं। तो जो 10th मकर राशि है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि किस जातक को कौन से करियर में जाना चाहिए, ये प्रोफेशन में जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। ठीक है। और अच्छा, एक और हाउस है जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, वो है 6th हाउस। 6th हाउस इसलिए क्योंकि वो कंपटीशन का भाव है। अच्छा। कि ऐसा तो नहीं, अगर 6th हाउस इफेक्ट होगा आपका तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। और 6th हाउस क्या होता है? भावात भावम सिद्धांत होता है ज्योतिष में। वो 10th हाउस का भाग्य स्थान है। अगर 10th हाउस को हम लग्न बनाए तो वो उसका भाग्य स्थान है। तो क्या उसके जातक के करियर के भाग्य में कोई अड़चन तो नहीं है? अच्छा। तो ये सारे पॉइंट्स है जिससे हम ये तय करते हैं कि जातक को क्या करना चाहिए। ये सब हम कुंडली से देख सकते हैं? बिल्कुल जी, ये हम सब कुंडली से ही देख सकते हैं। ओके।
तो सर ये तो हमने जान लिया कि हम कुंडली से क्या क्या देख सकते हैं कि इंसान को क्या क्या करना चाहिए, लेकिन सर जो करियर सिलेक्शन के टाइम पे जो ज़ोडिक साइन होते हैं हर एक पर्टिकुलर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वो उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, मतलब कि हर ज़ोडिक साइन का क्या एक रोल होता है उसमें? देखिए पहले ना कोई भी किसी के, देखिए करियर का सवाल है, कोई अगर अब बिजनेस की तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पूरा जांच परख के काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। किसी एक भाव से या किसी एक प्लेनेट से किसी का भी करियर डिसाइड नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, तो ये एक छोटी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 10th हाउस में किसी का जो है मंगल है या वहाँ का स्वामी मंगल है, तो ऐसे में जातक की फील्ड क्या हो सकती है? देखिए मंगल क्या है? सेनापति है। ठीक है, सेनापति हमेशा राजा के अंडर रहता है, तो हम, और दूसरा क्या है? अग्रेसिव प्लैनेट है मंगल। बिल्कुल सर। तो ऐसे में जातक को हम ये चीज़ छोटी सी बोल सकते हैं कि आप आर्मी में हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर, और जॉब प्रोफेशन होगा उनका प्रोफेशन बिजनेस नहीं होगा। एक जनरल आइडिया हम ले सकते हैं। हाँ, एक जनरल आइडियाज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं बुध की, तो बुध जब 10th हाउस से रिलेशन बनाता है तो ऐसे में बुध क्या है? कम्युनिकेशन का कारक है। तो ऐसा जातक जो है सेल्स में होगा। अच्छा, तो ऐसे जातक वो होते हैं जो गंजे को भी कंघी इजिली बेच सकते हैं। ओके। ठीक है, सेल्स में बहुत माहिर होते हैं ऐसे जातक। ठीक है, और वहीं पे अगर जुपिटर होगा तो जुपिटर क्या है? गुरु है। बिल्कुल। तो ये क्या होगा? एक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। अच्छा, जो लोगों को कुछ सिखाएं, मोटिवेट कर सकें, उन्हें उनकी राह दिखा सकें। ठीक है, अब बात करते हैं वीनस के ऊपर। वीनस क्या है? लग्जरी कारक है। ठीक है, दूसरी तरफ वो गुरु भी हैं, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। ठीक है, तो उसके अंदर दो क्वालिटीज होंगी। एक तो हमें मेटरलिस्टिक लेवल पे हम देखें तो उन चीज़ों का गुरु हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जो हमारी एजुकेशन होती है वो टीचर हो सकते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उनके विक्रेता हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, और अब सूर्य पे आते हैं, तो सूर्य की जब हम बात करें तो ऐसे में जातक क्या होता है? एज अ राजा की तरह काम करता है। ठीक है, सूर्य क्या है? प्लैनेटरी में पोजीशन जो उसकी है वो राजा की तरह है। ठीक है, तो ऐसा जातक क्या हो सकता है? एक राजनेता हो सकता है। ठीक है, जो हमारे एरिया को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर किसी संप्रदाय का या किसी कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो सकता है। अच्छा, तो ये हो गई सूर्य की प्रेडिक्शन। अब रह गए शनि महाराज। शनि महाराज क्या है? इनका काम है सेवा और न्याय, क्योंकि यहाँ मकर राशि भी पड़ती है जो शनि की राशि है। ठीक है, तो ऐसे में जातक क्या हो सकते हैं? वकील हो सकता है जो हमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। सेकंड, जज हो सकते हैं जो जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, और इनका भी वर्क क्या होगा? जॉब वाला होगा, क्योंकि जो हम अगर शनि महाराज की बात करें तो बेसिक में हम इन्हें को वर्कर्स जो हमारे होते हैं, सपोर्टिव वर्कर्स होते हैं। अच्छा। वो एज अ शनि देखे जाते हैं। तो एज अ को वर्कर हमारे हेल्पर्स हो गए, वो भी शनि की गिनती में होते हैं। ओके। ठीक है, तो ऐसे में जातक मतलब ऐसा नहीं है कि अगर शनि है तो जातक भाई घर में लेबर ही होगा या कुछ ऐसा नहीं हो, न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ओके। ठीक है, अब यहीं पे आते हैं बाकी हाउस कैसे काम करते हैं, बाकी प्लैनेट्स कैसे सपोर्ट करते हैं। तो इन सब का रोल ऐसे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? देखिए चंद्रमा के पास जो है उच्च की राशि हम देखें तो उसकी वृष राशि होती है। सेकंड हाउस हमारा वाणी का होता है। तो ऐसे में जातक क्या हो सकता है? ट्रांसलेटर हो सकता है। ठीक है, कवि हो सकता है, एक अच्छा एक्टर हो सकता है। अच्छा, चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। मूड स्विंग्स में भी सबसे ज्यादा कारण होता है जो चंद्रमा का होता है। और एक्टिंग की, कला की लाइन में अगर हम बात करें तो हमें अलग अलग मूड्स अपने दिखाने पड़ते हैं, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टोन दिखानी पड़ती हैं। तो ये टोटली चंद्रमा को डिनोट करता है। अब लोग कहेंगे कि भाई राहु केतु इसमें इंक्लूड क्यों नहीं करे? देखिए, राहु केतु के पास अपनी कोई राशियां नहीं है। बिल्कुल, वो वैसा ही काम करेंगे जो जिसके भाव में वो बैठे हैं, जिस भी प्लैनेट की वो राशि में बैठे हैं, राहु केतु वैसा काम करेंगे। अच्छा। अब राहु केतु कैसे काम करते हैं? ये हमेशा उस प्लैनेट से, देखिए केंद्र का भाव है, 10th हाउस जो है केंद्र का भाव है। तो जब भी यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट्स आते हैं तो वो अपना असर जो है नेगेटिव में कम कर देते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब भी केंद्र में 7th हाउस को अगर हम छोड़ दें तो ऐसे में जब भी राहु केतु एक्सेस पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें कमी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हम कहें तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई, वो हमारे लिए थोड़े पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल। तो ये सारे प्लैनेट्स ऐसे वर्क करते हैं। और यहीं पर अगर एस्पेक्ट अच्छे जाएंगे,
अगर मान लीजिए किसी को जुपिटर का एस्पेक्ट मिल रहा है, किसी को वीनस का या उसके फ्रेंड का एस्पेक्ट मिल रहा है, तो इनमें चीज़ों में बढ़ोतरी होती जाएगी। अच्छा। वहीं अगर कमी हो गई, मान लीजिए जैसा अभी मैंने बताया लगन लग्नेश पीड़ित हो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कैलकुलेट की जाती हैं। तो सर ये तो आपने प्लैनेट्स के बारे में बता दिया कि किस प्लैनेट का क्या रोल रहने वाला है, बट सर अगर हम बात करें राशियों के हिसाब से तो 2026 किन राशियों के लिए एक अच्छा साल साबित हो सकता है और किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है? तो मैं बात करता हूँ तीन राशियाँ जिनका टाइम अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल सर। एक तो धनु राशि, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 प्लैनेट इस राशि में इस टाइम पे ट्रांजिट पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छी जगह पे बैठे हैं। सेकंड थिंग, जुपिटर का एस्पेक्ट इन पे आने वाला है, मतलब जुपिटर का एस्पेक्ट अपने ही भाव पे आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि उनके सुख स्थान पे वही सेम प्लैनेट्स रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा। और फिर वहीं पे जुपिटर की दृष्टि है, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जो है ये हो गया। अब तीसरी बात आती है तुला राशि के ऊपर। तुला राशि वालों के लिए टाइम जो है थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है कि उन्हें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी पर उनके काम सारे बनेंगे। अच्छा। तो इस वजह से तुला राशि जो है अच्छी रहने वाली है कि मेहनत करेंगे, जितना पानी डालेंगे उतना पौधा बड़ा होगा। ओके सर, अब बात कर लेते हैं उन राशियों की जिनके लिए थोड़ा सा उनको संभलने की ज़रूरत है। देखिए बाकी राशियां जो मैंने बताई उनके लिए थोड़ा सा देखिए फिर वही मैं बात कहूँगा कि सारी चीज़ें सिर्फ इसी पे बेस नहीं होती। हर जातक के पास अपनी अलग कुंडली है। बिल्कुल। हर जातक की कुंडली में अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग पोजीशन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे लोगों के मन में एक ये चीज़ रहे कि मेरा आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है। exactly. बाकी राशियों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम है, बट ऑल ओवर मिला के ये 3 राशियां हैं जो मेजर जो अच्छी चलने वाली हैं। ओके तो सर अब बात करते हैं जॉब की। अगर जॉब स्टेबिलिटी और सक्सेस की हम बात करें तो कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जिन्हें हम देख के उनकी जॉब और स्टेबिलिटी या उस सक्सेस के बारे में हम बता सकते हैं, और अगर सर वो योग ना हो उनकी कुंडली में तो उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको फर्स्ट टाइम में गिनवाए, लगन लग्नेश, 10th लॉर्ड, ठीक है, चंद्रमा, मकर राशि और D10 चार्ट, ठीक है, ये मेजर चीज है। इनमें चीजें सही रहेंगी तो टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है सभी के लिए। ओके। जिस भी जातक में ये 5 कॉम्बिनेशंस अगर पॉजिटिव साइड हैं तो उनका टाइम जो है अंबानी टाटा जैसा रहने वाला है। ठीक है। और अगर बाकी चीज़ों पे हम बात करें, देखिए कई में क्या फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। कईयों के साथ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो काम अपना मेहनत से करते हैं बट उन्हें जो है प्रमोशंस नहीं मिलते। वही सर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज ठीक है। हाँ, तो यही कहानी है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, जातक को मैं एक प्लस पॉइंट देता हूँ कि जिसके भी 10th हाउस में जो भी राशि बैठी है उस राशि के लॉर्ड को, मान लीजिए अगर 10th हाउस में मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। ओके। ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, मंगल से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, इन चीज़ों का दान करें, मंगल के मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है। तो ये मंगल का हो गया। यहीं बुध की बात करते हैं तो बुध के जो स्वामी है विष्णु भगवान है। Okay. तो ऐसे में जातक जो है विष्णु भगवान के मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो अपने 10th हाउस को अच्छा बना सकते हैं। और साथ में ऐसे ही जैसे मैंने 10th हाउस का बताया, मान लीजिए किसी के 1st हाउस में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी जो है शुक्र है। तो ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए, शुक्र को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिससे उनके अंदर वो पावर आए कोई भी काम करने की। ओके। तो ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि देखिए सबका हिसाब अलग है। जब तक वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे तब तक उन्हें इन चीज़ों का निवारण नहीं मिल सकता। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम बेसिक चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ओवरव्यू दे सकते हैं। हाँ, एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को ऐसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे अच्छा बना सकते हैं, अपने स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें उनके लिए। ओके सर। तो सर ये तो हमने बात कर ली कुंडली के योग और उनको बैलेंस करने की। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग कहते रहते हैं कि भाई हम मेहनत भी करते हैं लेकिन हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो सर उन लोगों के केसेस में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है सर? देखिए अब कोई भी रिजल्ट हमें कब मिलेगा, जब उस प्लैनेट की रिलेटेड दशा एक्टिव होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में 3rd लॉर्ड की दशा चल रही है या 6th लॉर्ड की दशा चल रही है, ऐसे में क्या होगा, ये हाउस जो हैं जो नेगेटिव हाउस बोले गए हैं,
त्रिशा डाय को हम अच्छा नहीं मानते। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जातक के साथ स्ट्रगल बनी रहेंगी, जातक की मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में देखिए उससे रिलेटेड हमें रेमेडी करनी चाहिए। तो सर इसमें टोटली एस्ट्रोलॉजी का ही हाथ होता है इन सब चीज़ों को खराब करने में, या फिर उनकी टाइमिंग का भी कोई असर होता है? देखिए सारा एस्ट्रोलॉजिकली ही है, पहली बात। दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल थिंग कहाँ पे काम करती है कि मुझे पता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा 10th हाउस, अभी मैंने बताया, फ्री विल का हाउस है। हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। हम कर्म करेंगे तभी हम अपने संचित कर्म में और चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा करेंगे तो अगले जन्मों में अच्छा भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भोगेंगे। तो इसलिए हम कोई भी महात्मा है, कोई भी संत है, सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे करोगे आपको गलत रिजल्ट भोगना ही नहीं पड़ेगा ना। मतलब ये सब भी कर्मा का खेल है। ये सब कर्मा का खेल है। हमारी ज्योतिष ही वही है जो हमारे कर्म को दिखाती है कि हमने किस रिलेटेड कर्म किया है जो आज हमें इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है। ज्योतिष में इन चीज़ों का सबका जवाब है। बस एक योग्य ज्योतिषी होना चाहिए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। सर 2026 में वो कौन सी राशियां हैं जो अपने करियर को बिल्कुल चेंज कर सकती हैं? जैसे कि वो अगर जॉब करते हैं तो वो बिजनेस में स्विच करना चाहें, अगर कोई बिजनेस करता है तो वो क्रिएटिव फील्ड में अगर जाना चाहें, तो सर कौन सी राशियों के लिए आप ये एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो मिथुन राशि के जातक। अच्छा। ठीक है, मिथुन राशि के जातक की अगर मैं बात करूं तो उसमें लग्न में बृहस्पति है। अच्छा। ठीक है, और दूसरा क्या है, 7th हाउस में 4 प्लैनेट्स ऐसे आने वाले हैं जो हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड बाधाएं दिखाएंगे। ठीक है, और चेंज से रिलेटेड चीज़ें हमें दिखाएंगे। तो मिथुन राशि वाले इस टाइम पीरियड में 2026 में जो है स्विचेस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इसमें से 3 प्लैनेट जो हैं वो एक ही जगह रहने वाले हैं, तो उनके स्विचेस सबसे ज़्यादा होंगे। सेकंड हम बात करते हैं कर्क राशि वाले। अच्छा। ठीक है, कर्क राशि वालों के साथ में अगर हम फिर वही जैसे मैंने पहले बताया 6th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स रहेंगे। ठीक है, 6th हाउस क्या होता है, हाउस ऑफ अदरनेस। अच्छा। ठीक है, दूसरों को देख देख के उनके पीछे वैसे ही काम करना। अगर उनके साथ, हाँ, उनके साथ वालों ने, मान लीजिए हाउस ऑफ अदरनेस मैं बताता हूँ किस वे में कह रहा हूँ, कि मान लीजिए उनके साथ में किसी ने जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो सोचेंगे, ये देखिए टाइम पीरियड जो हमें भटकाता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार मैं भी जॉब छोड़ के ना मैं स्विच कर लेता हूँ, क्या पता मेरा भी बिजनेस अच्छा हो जाए जैसे उसका सामने वाले बंदे का हुआ। तो दूसरों की चीज़ों को देख के वो सोचते हैं कि मेरा भी टाइम अच्छा हो जाएगा। इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे में कर्क राशि वाले ये थोड़ी सी मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बस ये 2 राशियां हैं जिनमें ये थोड़ा सा उन्हें इस ईयर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अब उनकी कुंडली काम करेगी, किस हिसाब के उनके प्लानिटरी पोजीशंस हैं, किस तरीके के एस्पेक्ट हैं कि वो अगर जॉब स्विच करते हैं, किसी और जॉब में जाते हैं, तो उन्हें कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो उनकी खुद की कुंडली बताएगी। अगर वो बिजनेस करते हैं तो उन्हें कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली पूरा देख के तब हमें आगे वाले को गाइड करना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए। सर ये तो हमने डोमेस्टिक लेवल पे बात कर ली, लेकिन सर अब बात करते हैं उन राशियों के बारे में जो फॉरेन लेवल पर अपना जॉब या अपना करियर देख रहे हैं, या कौन सी उन राशियों को ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? देखिए मकर राशि वाले जातक इस टाइम पे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड। ओके। क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के लिए 12th हाउस में 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट होना एक अलग ही चीज़ें को दर्शाता है। ठीक है, कि उनका जो है नज़रिया जो है वो यही रहेगा कि मुझे फॉरेन में अपने देश के मुकाबले ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, उनका नज़रिया रहेगा। बाकी उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा वो उनकी कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो मकर राशि वाले इस टाइम पे जो है ज़्यादा एक्साइटेड होंगे चीज़ों को लेके, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड। और मैक्सिमम अगर हम देखेंगे ना इस आने वाले टाइम पे, तो कुदरती नेचुरली आने वाला टाइम जो है मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करेगा फॉरेन से रिलेटेड। बिल्कुल सर, ये तो आजकल देखा भी जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ आजकल बहुत ट्रेंड में हो रही है कि मैक्सिमम हमारे पास भी कोई कुंडली आती है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि सर हम फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो अब कैसा टाइम रहने वाला है हमारा। और दूसरी राशि अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वाले। ठीक है, तुला राशि के लिए क्यों टाइम पीरियड ऐसा रहने वाला है, क्योंकि 3rd हाउस जो है छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे फॉरेन जा सकते हैं। मान लीजिए अपना घूमने जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर किसी का 10th हाउस भी साथ में वर्क कर रहा है
तुला राशि वाले के लिए अगर 10th हाउस भी उसके लिए काम कर रहा है तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो अपने व्यापार से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड फॉरेन जा सकते हैं। बिजनेस मीटिंग्स के लिए, बिजनेस मीटिंग मान लीजिए, या कई जगह बहुत सी MNC ऐसी हैं कि जो हमारे इंडिया से मतलब उनके ओवरसीज बिजनेस हैं, तो कई बार वो यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए। तो उसमें सबसे ज्यादा नाम आने वाला है तुला राशि वाले का। ओके, क्योंकि ये टेम्परेरी है, 3rd हाउस है, छोटी मोटी यात्रा, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो ऐसे में फॉरेन का उनका बन सकता है योग। ओके। तो सर अब बात कर लें हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के, कि सर हमारे स्टूडेंट्स या जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, कौन सी राशियां इस साल शाइन करने वाली हैं? स्टूडेंट अगर जो फ्रेशर होंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे मैं कहूँगा मेष राशि वाले। ओके, ठीक है, मेष राशि वाले जातक जो हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमाल दिखाने वाले हैं। सेकंड, कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले जातक भी सेम मेष राशि वालों की तरह काम करेंगे। मैंने लास्ट अपने एपिसोड में बताया था, लास्ट एपिसोड में, कि मेष राशि वाले जातकों का टाइम, स्टूडेंट्स का खासकर ऐसा टाइम है कि वो कम पढ़ेंगे। अच्छा। ठीक है, पर जब वो एग्जाम शीट पे बैठेंगे, एग्जामिनर हॉल में बैठेंगे, तो वो रिजल्ट दिखाएंगे जो कभी उन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि मान लीजिए मैंने एक ही क्वेश्चन पढ़ा और वही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ गया। ओके। तो मेष राशि वालों के लिए ये टाइम है। बच्चे का सपना होता है सर कि मैं जो सोचूं वो आ जाए पेपर में। बस मेष राशि वालों का टाइम ये ऐसा ही है। ओके, ठीक है। मकर राशि वाले जातक, मकर राशि वालों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। जो फ्रेशर्स हैं मकर राशि के लिए, उन्हें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इजिली मिलेंगी। ठीक है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि ना हर चीज में एक अलग ही काम करती है। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं वो अपने आप को ब्लेस्ड माने। ठीक है, क्योंकि कन्या राशि में एक अद्भुत कला होती है। अच्छा, बाय बर्थ। हाँ, बाय बर्थ होती है, डिफॉल्ट सिस्टम। हाँ। दूसरा, कन्या राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो उसके पास भी, मतलब अगर हम बुध के शत्रुओं की बात ना करें तो उससे रिलेटेड कन्या राशि में जितने भी प्लैनेट कोई भी बैठा हो उनके पास एक अलग एनर्जी होती है जातक को आगे बढ़ाने की। तो कन्या राशि तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। मैंने बता दिया आपको मेष राशि, मकर, कन्या। और अब लास्ट राशि में बात करूं मीन राशि वाले जातकों के लिए, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए फिर वही 10th हाउस की हम बात करते हैं, जो कि हम कर्म स्थान को देखते हैं। तो वहाँ पे फिर से वो 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये देता है कि इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाने आए हैं। अच्छा, तो ये 4 राशियां हैं जिनके फ्रेशर्स जो है अच्छा काम दिखाने वाले हैं आगे। बेसिकली इन स्टूडेंट्स की तो लॉटरी लगने वाली है। हाँ, उनकी लॉटरी लगने वाली है। और इवन कुछ तो ऐसे होंगे जैसे उन्होंने कोई बोर्ड एग्जाम दिया या कुछ दिया, तो जस्ट वो एग्जाम के बाद से ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके, कि आप अगर आप काम करना चाहते हो तो आप यहाँ ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, तो उन्हें एक अलग से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओवरऑल अच्छा साल रहने वाला हाँ है। जी, इन 4 राशियों के लिए अच्छा टाइम रहने वाला है जॉब से रिलेटेड। ओके, आगे उनका टाइम, मतलब स्ट्रगल्स रहेंगी या उस जॉब को इजीली कर लेंगे, वो उनकी कुंडली पे डिपेंड करता है। ओके। तो सर अब बात करते हैं हम कर्मा की। तो सर क्या कार्मिक पैटर्न्स भी हमारे इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, कि जैसे कई लोगों को बार बार सेम प्रोफेशन में सेम चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, तो सर इसके पीछे भी कोई पास्ट कर्माज इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल। इसके लिए हम बात करें, 2 टर्म की बात करेंगे हम इसके ऊपर। एक तो काल सर्प दोष, सेकंड है पितृदोष। ठीक है, ये दोनों जो दोष हैं ये कार्मिक है। अच्छा, ठीक है, ये हमेशा हमें क्या करते हैं, देखिए पितृदोष की अगर हम बात करें तो हम मतलब हमारे से कोई ऐसी अनजाने में या जाने में कोई ऐसी गलतियां हुई हैं जो हमने अपने पास्ट लाइफ में अपने एंसेस्टर से रिलेटेड या अपने फैमिली के बुजुर्गों से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करी है जब वो हमारी कुंडली में प्रेजेंट हुआ है। पितृदोष की हम बात करें, ठीक है, तो ये एक मेजर इशू है। जिस भी जातक की कुंडली में पितृदोष होगा तो ऐसे में जातक को बार बार देखने को क्या मिलेगा कि उनकी जॉब स्विचिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, और बिना बात के वो जॉब से फायर्ड कर दिए जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब कार्मिक पैटर्न्स उनका, मतलब ये कार्मिक पैटर्न है उनका कि देखिए वो तो ये सोचेंगे भाई मैंने क्या किया था, बट जो कर्म है ना वो किसी को नहीं छोड़ता। यही नहीं समझ आता लोगों को कि मैंने किया क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल जी, जो कहते हैं ना कि जो कर्म हमारे लिख रहे हैं यमराज और चित्रगुप्त, वो हमारे शोल्डर्स पे बैठे हुए हैं, उनकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। अप टू डेट रहते हैं वो अप टू डेट रहते हैं। आप सोच लो कि आपको कोई नहीं देख रहा, पर हमेशा वो आपको वॉच रखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये एक पितृदोष का एक साइड, मतलब कह लीजिए एक इफेक्ट दिखता है हमें मैक्सिमम जातक की कुंडली में। कि आजकल क्या है, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो अराउंड 60 to 65% लोगों में
पितृदोष दिखता है। अच्छा। ठीक है। और अब सेकंड बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष के भी एक अलग रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष कब बनेगा, जब राहु केतु के एक्सिस से एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाए। ठीक है। अगर मान लीजिए राहु केतु 4th और 10th हाउस में है और सारे प्लैनेट्स जो हैं ऊपर के भाव में आ जाए, यानी कि 4th हाउस में ही आ जाए, 3rd में, 2nd में, 1st में, 12th में और 11th में, अगर सारे प्लैनेट्स यहाँ आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष मान लेते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ऐसे में जातक का क्या है, वो ना चीज़ों को ज़्यादा अग्रेसिवली लेगा, बट अग्रेसिवली कामों को लेने में हम हर चीज़ हार जाते हैं, तो आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक कार्मिक दोष है। ये दोनों दोष जो हैं कार्मिक दोष हैं, जो हमें हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बार बार अड़चने डालते हैं, होते होते जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं हमारे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान को थोड़ा सा, जो कहते हैं, बार बार फिर कहूँगा कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। सबसे ऊपर कर्म ही है। बिल्कुल जी। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अगर भगवान भी अवतार ले रहे हैं और एक अवतार में कोई काम किया है तो सेकंड अवतार में वो काम पूरा करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। जैसे कि राम जी के समय की हम बात करें, हनुमान जी ने, जैसे राम जी के समय में क्या हुआ कि राम जी जो है एक नारी व्रत का पालन करके आए थे। ठीक है। तो उस जन्म में उनसे, उस अवतार में उनसे बहुत सी स्त्रियों ने गुजारिश करी कि आप हमसे विवाह करें, आप हमारे प्राणपति बने। पर उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं इस जन्म में जो है एक नारी व्रत वाला हूँ, तो जब अगला मेरा कृष्ण जन्म अवतार होगा तब मैं आपकी ये सारी चीज़ें पूरी करूँगा। ओके। तो जैसे हम देखते हैं कृष्ण जी की 3 वाइफ थी, जामवती जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा। ठीक है। तो ये इनके पास्ट लाइफ में जुड़ा हुआ है। और जैसे हम बात करें कि जब पूतना आई थी जब भगवान को विष भरा दूध पिलाने के लिए, तो अब वो कहते हैं कि ये जब भगवान वामन रूप में अवतार लिया था भगवान ने, तब जो राजा बलि की बहन थी वो भगवान पे मोहित हो गई थी। अच्छा। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ बन के, मतलब वामन देव ने कहा कि आप कृष्ण अवतार में मेरी माँ, एक तरीके से देखिए दूध जो पिला रहा है वो माँ हो गई हमारी, तो आप उस अवतार में आएंगी तब मैं आपका दुग्धपान करूँगा। ठीक है। और राजा बलि, देखिए ये पूरा जो है सारा अगर हम सिस्टम देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे जाता है। हिरण्यकशिपु से प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी के बाद फिर ये आगे बढ़ते गए, तो ये एक तरीके से असुर कुल हो गया। बिल्कुल सर। तो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव रोल में ही रही, बट तो ये कहीं ना कहीं कर्म है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है। तो अगर हम इसीलिए कहते हैं कि वादे भी नहीं करने चाहिए, कि अगर मान लीजिए हमारा लास्ट जन्म है तो एक वादा निभाने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा धरती पे, तो वादे भी इजीली नहीं करने चाहिए किसी को। तो कर्म ये है ना, किसी को नहीं छोड़ता। तो ये जो दोनों दोष है ये भी कार्मिक है। अच्छा। ये तभी दिखेंगे जब हमने पास्ट लाइफ में चीज़ें मिस्टेक करी हैं ऐसी। ओके। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रैक्टिकली दिखती भी हैं, कि आज की भी लाइफ में वो अपने पेरेंट्स को, या मान लीजिए अपने एंसेस्टर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, जो फिर हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होगा या उनके भी बच्चे जो होंगे तो उनकी कुंडली में नेचुरली वो दोष आ जाएगा। ओके। तो ये सारा कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। अगर हमारे यहाँ कोई संतान भी उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म बंधन उनसे जुड़ा हुआ है, तभी वो हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो ये सब कर्म बंधन आपस में एक दूसरे चेन की तरह जुड़े हुए हैं, और ये हमारे फिर सभी जो आने वाली लाइफ है उसको इफेक्ट करते हैं। हाँ, इफेक्ट करते हैं। और हमारी फैमिली, देखिए बहुत सी जगह ऐसी कही गई है, आपकी जितनी फैमिली बड़ी है ना, आप उतने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। अच्छा। जितनी आपकी फैमिली छोटी है, आप उतने कर्म बंधनों से मुक्त हैं। ओके। तो ये रिश्ते भी हम कहते हैं ना कि भगवान के हम खुद चुनते हैं, हमें किसके यहाँ जन्म लेना है वो भी हमने खुद चुना है, लेकिन पिछले जन्म में। ओके। तो ये सब हमने खुद डिसाइड किया। इस जन्म में भी अगर कोई हमारे यहाँ न्यू बॉर्न आ रहा है तो ये मत सोचिए कि हमने उसे चुना है या हम उसे धरती पे लेके आए, नहीं, उसने हमें चुना है। ओके। तो ये कर्म बंधन तो ऐसा है। सर अब बात करते हैं पैसे की। सबको अब यहाँ पे आके खुशी होगी कि पैसे की बात होगी। तो सर अगर मनी को हम देखें तो मनी और करियर एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, और सर कौन से प्लेनेटरी पोजीशंस हैं तो जो 2026 में इन दोनों को लिंक करते हैं, या फिर हम इसे कैसे समझ सकते हैं सर? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले करियर और मनी ये कैसे लिंक्ड आपस में है। ठीक है।
सेकंड हाउस जो है हमारे धन को दिखाता है और 10th हाउस हमारे कर्म को दिखाता है। तो 10th हाउस को अगर हम लग्न बनाएं तो 10th हाउस का 5th हाउस जो है सेकंड हाउस बनेगा। अच्छा। 5th हाउस जो होता है वो हमारी पास्ट लाइफ का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं धन और कर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, तो 10th और सेकंड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना एक गुड इंडिकेशन होता है। और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में है, जिस भी जातक का सेकंड लॉर्ड 5th लॉर्ड आपस में कॉम्बिनेशन बना के 10th हाउस में बैठते हैं और जुपिटर से दृष्ट होते हैं, तो ऐसे में जातक को हमेशा ग्रेट सक्सेस मिलती है। ओके। सेकंड, अगर मैं एक और बात करूं तो एक महात्मा ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी ज्योतिषी के लिए कि यदा मुश्तरी करकटे या कमाने तदा चश्मखोरा जमी आसमाने, भला ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन मैं समझाता हूँ। जब भी जुपिटर कर्क राशि या धनु राशि में होगा, ठीक है, और चश्मखोरा मतलब शुक्र, अच्छा, वीनस 4th हाउस में या 10th हाउस में होगा, तो ऐसे में किसी भी ज्योतिषी को उस जातक की पत्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बंदा जो है ऑटोमेटिक बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि जो हमें देखने को मिलता है। अच्छा सर, अब बात करते हैं हमारी वर्क लाइफ की। तो सर वर्क लाइफ पॉलिटिक्स जो होती है जैसे कि ऑफिसेज वगैरह में, तो सर उससे बचने के लिए या फिर नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं इसे, उससे बचने के लिए एस्ट्रोलॉजी में क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है बेसिकली? दुर्गा माता के 32 नाम, ठीक है, मैं सबको कहता हूँ कि इसे आप अवश्य पढ़ें कि आपके आगे आने वाली जितनी भी बाधाएं, देखिए वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि आपको जो है बाधा देती ही देती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसे में जब दुर्गा माता के 32 नाम जो हम देंगे तो हमारे लाइफ के जितने भी दुर्ग हैं, दुर्ग मतलब स्पीड ब्रेकर्स, अच्छा, ऐसा कह लीजिए, ठीक है, जितनी भी अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। इसलिए 32 नामों का पाठ ना छोड़ें। अच्छा। इस पाठ को करने से आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं इवन पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, जितनी भी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। ऑल ओवर नेगेटिविटी जो भी हमारे हाँ, आसपास वो खत्म हो जाएगी। तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि दुर्गा माता के 32 नाम अपने लाइफ में रट लें। अच्छा। जब फ्री हो इन नामों का उच्चारण करें, इनका पाठ करें, तो आपको नेचुरली आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपके जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो कम हो गए। तो सर हमने आज इस पॉडकास्ट में प्लेनेटरी पोजीशंस और राशियों के बारे में तो समझ लिया, लेकिन सर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देख रहे थे, उनके लिए आप क्या कोई सजेशन या कोई टिप या कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें? जी देखिए, उनको मैं एक सक्सेस के लिए मंत्र देता हूँ कि जिससे वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो वो हनुमान चालीसा का जब भी पाठ करें तो जो एक चौपाई है उसका संफुट लगा के पाठ करें। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। बेटर होगा इसे सैटरडे को ठीक 12 बजे करें, सैटरडे और ट्यूसडे ठीक दोपहर के 12 बजे करें, तो इसका जो आपको चमत्कार है वो आपको खुद देखने को मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारे पास आए और हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में और 2026 में करियर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इतना अच्छा इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा आज का। तो अगर ऑडियंस को भी अपने 2026 को लेकर, जॉब्स को लेकर, बिजनेस को लेकर अगर उनके सवाल कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर उन्हें आंसर मिले हों तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्योरीज हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम आने वाले पॉडकास्ट में सर के साथ उन्हें ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जय सिया राम।